नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव और आगजनी के मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रजवाहन में बैठाकर नरेश मीणा को ले जाया गया और इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और इसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। हालांकि आंसू गैस छोड़ने के बाद समर्थक मौके से भाग निकले। फिलहाल शांति का माहौल है और नरेश मीणा ने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा और कल एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में इनकी यानी नरेश मीणा की गिरफ्तारी। तो कल उपचुनाव वाले दिन नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था और जिसके बाद पूरा बवाल हो गया। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से उपद्रवियों के द्वारा, नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा टायर को जलाया गया और ये देखिए पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हुआ और बाकायदा पीएसी को तैनात किया गया माहौल को काबू करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर टायर जलाया गया, माहौल बनाया गया एक तरीके से, पुलिस पर पथराव हुआ, फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। देख सकते हैं कि खेत में चलने वाला जो हल है वो सड़क पर रखा हुआ है, तो किस तरह से। उसके बाद पर हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ लाइव जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, आरएस एसोसिएशन का धरना और दूसरी तरफ नरेश मीणा की गिरफ्तारी, क्या कुछ पूरा अपडेट इस मामले में? दोनों ही हो चुके हैं, जहां पर आरएस एसोसिएशन जो राजस्थान एसोसिएशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनका पेंडल हड़ताल की घोषणा कर दी है और उनकी घोषणा इस बात को लेकर है कि नरेश मीणा के खिलाफ जो विधिक कार्रवाई हुई थी वो अभी तक नहीं हो पाई है, सिर्फ उनके गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी ओर जो कल रात से जो उपद्रव चल रहा था और जो कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी उस पर विराम रखते हुए अभी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर थाने ले आई है पुलिस। लेकिन जो हमने देखा कि जब 12:30 बजे के आसपास नरेश मीणा से पकड़ा और उसके बाद से अब तक जो पुलिस को आने में 3 घंटे लग गए, महज 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और इस बात की सच्चाई सामने आती है कि कल रात को जिस तरीके से उपद्रव हुआ था उसके बाद आज सुबह जैसे नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, सड़कों पर उनके समर्थक आ गए, सड़कों से पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियां अभी भी क्षतिग्रस्त हुई है, कुछ वाहनों को जो शीशे तोड़े गए हैं, आगों उसके जो गैस के गोले हैं वो भी पुलिस ने अभी दागे हैं ताकि जो उपद्रवी है उनको पकड़कर पुलिस बंद करे। क्योंकि अभी जैसे नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जो पंचायत समिति है उसके आसपास के क्षेत्र में जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो उन पर लाठीचार्ज अभी भी कर रही है, जहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद चलते हुए अब जो टोंक उनियारा विधानसभा क्षेत्र है वो एक तरह से हॉटसीट बन गई है। पुलिस के साथ सरकार की तमाम जो अधिकारियों की नजर है वो उस पर बनी हुई है। किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो जो घटना जहां पर हुई है उस पंचायत क्षेत्र में जाकर लोगों से एक एक व्यक्ति से जाकर वहां पर बात कर रहे हैं आखिरकार क्या वजह रही है। लेकिन जो हमने देखा कि जो लोगों की जो अब तक जो सुनने को मिला है, लोग यही कह रहे हैं कि जो आगजनी हुई है क्षेत्र में वो पुलिस के द्वारा की गई है। वीडियो भी पुलिस का वायरल हुआ है जिसमें पुलिस कर्मियों ने हवाई फायरिंग की घोषणा करते हुए सुनाया गया है। तो जब इतनी बड़ी नौबत जो प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव चल रहे हैं जहां पर उस दौरान सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता है, उस दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आखिर ये नौबत कहां से आ गई? सरकार हर पहलू पर अब जांच कर रही है, क्योंकि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि अब नरेश मीणा जब तक पुलिस की गिरफ्त में है उससे पहले किसी तरीके का माहौल ना बिगड़े और ये कोशिश सरकार कर रही है। और इसी दौरान इंटरनेट सेवाएं जो सुबह से बंद की गई थी वो अभी भी बाधित की गई है ताकि किसी तरीके का। तो कुलदीप एक सीधा सा सवाल ये है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी में जो समय लगा उसके पीछे क्या रीजन है? क्या नरेश मीणा खुद को भाग रहे थे, बचा रहे थे, या उन्हें प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से राजनीतिक शह दी जा रही थी? सीधा सा सवाल।
देखिए, इस बात में कोई दुराहे नहीं है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी में जो सरकार के सामने जब थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद में नरेश मीणा तकरीबन 4 घंटे धरने पर बैठे रहे। पुलिस का पूरा लवाजमा रहा, खुद जहां पर एसपी कलेक्टर वहां पर रहे, उसके बावजूद नरेश मीणा को उस दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या राजनीतिक दबाव रहा पुलिस और प्रशासन के ऊपर कि उन्होंने नरेश मीणा को उस दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, जब नरेश मीणा वहां पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। जैसे ही रात हुई और रात होने के बाद जैसे नरेश मीणा। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नरेश मीणा थप्पड़ कांड में अब गिरफ्तारी हो चुकी है नरेश मीणा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के आयोजन से राजस्थान दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा और इसमें होने वाले एमओयू से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस समिट को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि समिट में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण, उनके पंजीकरण, ठहरने और अन्य सभी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखकर सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने आगे कहा कि समिट के आयोजन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और मैं कभी कभी तो मैं कहता हूं कि ईश्वर किसी न किसी रूप में भेजता है और वो रूप में इसलिए भेजता है कि उसके जीवन में सेवा का अवसर मिले। और अधिकतर मैंने देखा है इस क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी हो, उनका मन और भाव उसी तरह से होता है क्योंकि उनको पता है कि इसमें आर्थिक कम और सेवा ज्यादा है। इसलिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा भारत महाशक्ति के रूप में उभरते हुए भारत और तेजी से तरक्की के पथ पर अग्रसर है। राजस्थान की स्वर्णिम विकास यात्रा में आप सबका अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। इसके साथ साथ ही विकसित भारत और विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को लेकर आपके प्रयास के प्रतिदिन मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को लेकर के हम चल रहे हैं। और ये अवधारणा एक मन में वो भाव जागृत करती है जैसे कि मेरे गांव का, मेरी तहसील का, मेरे उपखंड का, मेरे जिले का और मेरे राजस्थान को कैसे हम विकसित बना सकते हैं। समृद्धता, संपन्नता और सशक्तिकरण की दिशा में उठते हुए कदम निश्चित ही देश और प्रदेश की आर्थिक विकास का एक नया अध्याय भी रचेंगे। मैं राजस्थान के तहत मैं कहना चाहता हूं, राज्य में निवेश लाने के प्रयास कि देखा है आपने, हमने उसके तहत जर्मनी, यूके, जापान, कोरिया सहित अन्य देशों की सफल यात्राओं से हम बेहद उत्साहित हैं। और वो इसलिए क्योंकि जहां दोनों तरफ से अगर आवश्यकता होती है तो उस कार्य की महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है। उनको आवश्यकता इस बात के लिए है कि हम किस तरह से उद्योग लगाएं। उनको आवश्यकता यह भी है कि आने वाले समय में वहां की जो यूथ की दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो उनको आवश्यकता हमारे लोगों की भी है। इसलिए हमारे दोनों के अगर जो आवश्यकता है उस पर काम करेंगे तो उसमें भाव बदल जाता है और हमारा काम उस निर्णय तक पहुंचने वाला होता है। मुझे बेहद खुशी जताते हुए हमने निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हम अभी तक इस समिट के लिए 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षर कर चुके हैं।
यह प्रसन्नता की बात है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के प्रति निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई है। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि जहां भी हम गए हैं वहां हमने देखा है, और किसी क्षेत्र में नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी उन कंट्रियों से मांग मिली और वो आने के लिए भी तैयार हैं और हमारे साथ साझा रूप से वो काम करने को तैयार हैं। इसलिए मुझे खुशी उसमें होती है। राज निवेश पोर्टल पर अब तक चिकित्सा से जुड़े 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 300 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि बड़े होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़े से ज्यादा छोटे की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा गांव, हमारा तहसील, हमारा उपखंड, हमारी पंचायत समिति, उसमें काम करने की आवश्यकता है। और उसमें जब हमारा काम होगा तो हमारा, जब गांव का आदमी, युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर वो हमारा आगे उठेगा, उसको सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। इनमें से 223 प्रस्तावों का विभागीय स्तर पर अनुमोदन भी हो चुका है। और यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा, जब मैं आया मैंने भी सुना, जब राइजिंग राजस्थान की बात हो रही थी, कि एमओयू तो हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर कितने आते हैं। मैंने मेरे सभी डिपार्टमेंटों को भी कहा है, मेरे अधिकारियों को भी कहा है कि उसका आंकलन कर लीजिए। हमें शौक नहीं है ज्यादा बताने का, हम जो वास्तविकता में जमीन पर उतर सके उन्हीं एमओयू को करें और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करें। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही ये कहा कि राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। गुरुवार को संक्षिप्त दौरे पर जोधपुर आए गहलोत ने वापस लौटते हुए एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो भी घटनाक्रम हुआ, ये हुआ ही क्यों? ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए, ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी की? हम बार बार सरकार से कहते हैं कि गुड गवर्नेंस दें ताकि पूरे प्रदेश का भला हो। सरकार को आलोचना से हमेशा सकारात्मक रूप लेना चाहिए। और अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो कांग्रेस में आ चुके थे, तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया, चुनाव जीतने के लिए क्या किया, इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। फिर जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो, दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। तो अगली खबर भरतपुर से, जहां बारिश के 2 माह बीत जाने के बाद भी सुभाष नगर इलाके में जलभराव की स्थिति और समस्या दोनों लगातार बनी हुई है। 1 दर्जन घरों के बाहर अभी भी 5 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है।
नगर निगम प्रशासन द्वारा जलभराव की समस्या से निजात नहीं दिला पाई है और लाचार प्रशासन को देखकर स्थानीय लोगों ने खुद की नाव बनाकर अपने दिनचर्या का कार्य पूरा किया जा रहा है और कॉलोनी के छोटे बच्चे उस नाव को चलाते हैं। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति और महिलाओं को नाव के सहारे रास्ता पार करवाते हैं। नाव की स्थानीय कॉलोनी के लोगों ने बाकायदा ट्यूब बनाई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में अभी स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 बार घरे व्यवस्था ना कर, ये तो हमने ट्यूब लगा रखे, साड़ी लगा रखी है, क्या करें इतने करने का। कम से कम इतने तो पानी तो यहाँ में तो गड्ढा देते तो पानी सब करे बच्चों, हाँ करे पानी में ना छितरिया है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में नीमच मंडी से लौट रहे एक युवक को रोककर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे व्यवसायी का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया और तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग लूट के उद्देश्य से की गई या रंजिश से, ये पुलिस जांच कर रही है। जिस युवक को गोली लगी उसके पिता ने एक व्यक्ति पर 3-4 दिन पहले धमकी देने का आरोप लगाया। बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग की। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने की शिकायत की और इसमें महिला ने चिल्लाते हुए 2 भाजपा नेताओं पर आरोप भी लगाया। जन सुनवाई तय समय से देरी पर होने पर लोगों ने नारेबाजी की। जन सुनवाई में पहुंचे बुजुर्गों ने कहा कि सुबह 7:30 बजे हम यहां पहुंच गए थे, लेकिन सीएम महल में अंदर बैठे हुए हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये सूचना जैसे ही अंदर पहुंची तुरंत अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया और मुख्यमंत्री बाहर आए और लोगों की समस्याओं को सुना। तो वहीं धौलपुर में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि फरार चल रहे 20,000 के नामी बदमाश अजय उर्फ भोला ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 315 बोर का देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद किया। तो वहीं सिंध में खातोला गांव के पास नहर से पानी का रिसाव होने लगा है। आपको बता दें कि हाजियास टेल तक पानी पहुंचने से पहले ही आउटलेट खुले होने की वजह से खेतों में पानी भर गया। फसल बुआई से पहले ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई। सिंचाई विभाग के सहायक देवेंद्र बगाड़ी ने बताया कि हाजियास टेल तक पानी छोड़ने के बाद बीच में किसानों के द्वारा आउटलेट खुला छोड़ देने की वजह से खेतों में पानी भर गया और जिससे किसानों की फसल बर्बाद होती हुई दिखाई दी। तो सूरतगढ़ हनुमानगढ़ 4 लेन सड़क मार्ग पर सदर थाने के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति और उनके 2 वर्षीय बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को श्रीगंगानगर से रेफर कर दिया गया, जबकि दंपत्ति का इलाज कर भर्ती कर लिया गया है। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहीं रतनगढ़ के बस स्टैंड पर स्थित एक रंग रोगन की दुकान पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की भयानकता देखकर अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऊंची ऊंची जो लपटें हैं उसके साथ साथ उसके पास में जो दुकानें थी वो भी उसके चपेट में आ गई और गुरुवार की सुबह ये पूरी घटना हुई और आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। घटना में लाखों रुपए का नुकसान होता हुआ बताया जा रहा है। तो अगली खबर नसीराबाद से है, जहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग हो गई। ईंटों से भरी ट्रॉली के नीचे एक युवक दब गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नसीराबाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और टैंकर और ट्रैक्टर की ये भिड़ंत है जबरदस्त। रुक करेंगे अगली खबर क्यों। चित्तौड़गढ़ के हाईवे 27 पर यानी NH27 पर गांव तेजपुर के पास गुरुवार सुबह करीब 6 बजे एक एम्बुलेंस का हादसा हो गया। आपको बता दें कि अहमदाबाद अस्पताल में भर्ती बीमार व्यक्ति की मौत के बाद परिजन उनका शव एम्बुलेंस से मुरैना ले जा रहे थे। तेज रफ्तार एम्बुलेंस आगे चल रही ट्रैवल बस से टकरा गई और जिससे ड्राइवर सहित 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।